गणित विषय के 70 से अधिक ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक वीडियो में लेकर आया हूं जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिलता है और इस साल भी देखिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा नंबर बदल दे, लेकिन सेम यही सब क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर को जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। तो देखिए यहाँ पर 27 जो है वह 3 में आ सकता है, 9 में आ सकता है, 27 खुद अपने आप में आएगा और 1 में आएगा। ऐसी सारी संख्या के साथ हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए 13 पे, 13 जो है वो 1 के टेबल में आएगा और 13 के, और इसके अलावा ये किसी के पहाड़े से ये नहीं कटेगा 13। तो इसका मतलब हो गया ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक के पहाड़े में आए और खुद के पहाड़े से कटे और किसी भी पहाड़े में वो नहीं आएगा, टेबल में नहीं आएगा। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। परीक्षा में पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो रेशनल नंबर जब भी रहेगा, 2 रेशनल नंबर की बात करेगा, तो इसका ऑप्शन जहां भी आपको एग्जाम में दिख जाए ए बी सी डी में अनंत ही दीजिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अनंत। तीसरा नंबर सवाल है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसौ पूछ रहा है। यानी प्राइम नंबर दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक, उसका अगर HCF पूछेगा तो कितना होगा? तो देखिए प्राइम नंबर अभी बताएं क्या चीज़ होता है। वो होता है सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या लेते हैं 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3। ये लगातार आ रहा है, या कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, उसका HCF निकालिएगा। तो HCF हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को मिल जाए कि अभाज्य संख्याओं का मौसौ निकालिए, 2 दिया हुआ रहेगा, कोई भी 2, तो उसका एक ही आंसर होगा। आंसर में क्या आ जाएगा? 1। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि A और B अभाज्य संख्या हो तो लॉसौ क्या होगा? तो A और B दिया हुआ कोई भी संख्या है, उसका लॉसौ पूछ रहा है, LCM। तो LCM में क्या कीजिएगा? A तो अलग चीज़ है, B अलग है, तो सीधा इसका आंसर A गुना B कर दीजिए। अगर ऑप्शन में एग्जाम में ये रहेगा तो यही आंसर होगा, या नहीं तो A और B इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो ये आंसर ये ही हो जाएगा। जो भी होगा आप देख लीजिएगा, एग्जाम में 2 में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इस तरह का होगा या इस तरह का होगा। तो लगा दीजिएगा, इसका आंसर आपका सही होगा। 5वां नंबर सवाल देखते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 6वां नंबर प्रश्न हो जाएगा कि 96 के का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? 96 का 96 का, तो पहले करके देख लीजिएगा एग्जाम में। 96 से लिख दीजिएगा, LCM की तरफ से बना लीजिएगा। तो 2 चौके 8 होगा, 2 8 16, फिर कीजिएगा 2 दूनी 4 होगा, 2 चौके 8, फिर इसको करते चले जाइएगा, 2 छक्के 12 होगा, फिर 2 तिया 6। इतना सा करने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5, 2 आया है 5 बार, तो 5 ऊपर लिख देंगे। ये 2 पे पावर हो गया 5, 3 भी बचा हुआ, देखिए लास्ट में 3 बचा हुआ, तो गुना करके लिखेंगे 3। अब तो कोई बचा नहीं, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 5 गुना 3। अब ऑप्शन खोजिए, इसमें से कौन सा आ रहा है? तो देखिए ऑप्शन सी को देखिए, 2 पे पावर 5 गुना 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का सी। अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर में दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, 8670 है, और उसका मौसौ HCF जो है 17 यानी 17 दिया हुआ है। तो एग्जाम में 2 चीज़ जरूर दिया रहेगा, आपसे पूछेगा LCM निकालिए, लॉसौ। तो इसका देखिए लॉसौ निकालने के लिए जब भी सवाल दे तो पता ही होगा आप लोगों को, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ उसको सीधा ऊपर लिख दीजिएगा, 8670, 8670 को ऊपर लिख दीजिएगा, और इसको क्या कीजिएगा? 17 से भाग दे दीजिएगा। 17 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसको 17 का पहाड़ा नहीं याद है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको 17 का पहाड़ा, 17 का टेबल याद नहीं, 18 का, तो वो क्या करेगा एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि आप देखिए क्या कीजिएगा वैसे बच्चे के लिए जिसको 17 का टेबल नहीं पता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ 8670, और यहाँ पर लिखा हुआ 17 यानी 17 के इकाई अंक को देखिए तो 7 आएगा।
102 के इकाई अंक को देखिएगा तो 2 आएगा। तो इस 7 को 2 से गुना कीजिएगा, 7 को 2 से जब गुना कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी होता है 14, 14। तो 14 के क्या जाएगा 4। तो 4 तो देखिए इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें 0 आना चाहिए, तो 0 तो आ नहीं रहा, गुना कीजिए तो 7 पचे होता है 35, 35। तो 35 के शुरू में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी 5 आ रहा है। यहाँ 0 हमको लाना है, 5 से तो कोई काम नहीं चलेगा। फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49, 49 होता है। देखिए 9 आ रहा है, हमको लाना 0 है, 0 तो नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 7 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 0 जा 0 होता है, तो 0 आ गया। जिसमें 0 आ गया, देखिए यहाँ पर 8670 में 0 आ रहा था, तो 0 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक को इकाई अंक से आप गुना करते जाइएगा, जिसके इकाई अंक में 0 दिख जाए वही आंसर आपका हो जाएगा ऐसे प्रश्न में जहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल अगर लास्ट में 0 दिया हुआ हो, यानी इकाई अंक में 0 दिया होगा तब ऐसा होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। फिर 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो 2 अंक की पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 2 अंक की होगी 12, जो 3 के पहाड़े में आता है, और सबसे बड़ी संख्या होगी 99। उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी 2 अंक की जो 3 के पहाड़े में आ जाए। तो ये दोनों को क्या कीजिएगा, माइनस कर दिए, घटा दीजिएगा। तो घटाने पर कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8, 87 हो गया। 87 को क्या कीजिएगा, जो 3 से बोल रहा है तो 3 से ही भाग दे दीजिएगा। तो जब भाग दीजिएगा कटाइएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 होगा और 3 नवा 27, 29 आएगा। कितना आएगा 29। तो जो भी नंबर आएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1, इसको ध्यान में रखिएगा। n मान लीजिए 29 है यहाँ पर, अब +1 करना तो +1 कर दीजिए। तो जैसे +1 कीजिएगा तो 29 में 1 को जब जोड़िएगा तो आएगा 30। तो ऑप्शन खोजिए 30 कहाँ पर है, तो देखिए 30 कहाँ पर हो गया, ऑप्शन डी नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या दिया हुआ रहेगा, दोनों का मौसम पूछेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिए, इसका आंसर एक ही बने के आएगा, वो है 2। तो इसका ऑप्शन बी देखिएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है क्लियर यहाँ पर 2, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, आप देख लीजिए कर करके पहले। और सबसे बड़ी संख्या जो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो रहेगा उस दोनों का करके देखिएगा तो आंसर आएगा। तो देख लेते हैं, 4 हो जाएगा भाज्य संख्या सबसे छोटी, और यहाँ पर बात कर रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होती है, 2 होती है। तो दोनों का HCF निकालिएगा, तो HCF निकालिएगा तो 2 ही निकल के आएगा, ऑप्शन बी। 10 नंबर देख लेते हैं। यदि 65 तथा 117, 65 तथा 117 का मौसा दिया हुआ रहेगा 65m - 117 के रूप में, तो m का मान पूछ रहा है। तो m का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम जो कीजिएगा वो कि 65 जो दिया हुआ है यानी 65 और 117, इसका HCF निकाल लीजिएगा। तो इसका HCF जब निकालिएगा तो 13 निकल के आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, इसका 13 HCF निकलेगा। अब क्या कीजिएगा, 65m दिया हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे 65m - 117 बराबर HCF कितना निकल के आया, 13। अब 117 को क्या कीजिएगा, 13 के पास यानी 13 के पास लेके जाइएगा 117 को, तो ये माइनस में, उधर जाए क्या बनेगा, प्लस में। तो हो जाएगा 65m बराबर 13 प्लस 117, 117, इसको जोड़ दीजिएगा तो आएगा 130। 130 को अब क्या कीजिएगा, इस 65 यानी 65 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा ये आएगा 2, कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 2। 10 के बाद 11 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है π/3 है। तो π/3, तो एक सवाल यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी अगर पाई दिया हुआ रहेगा तो ये पाई क्वेश्चन में दिखते के साथ आप उसको आंसर में मारिएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर पाई दिया हुआ है। π/5 दे दे या π/10 दे या π/3 दे दे, कुछ भी दे दे, आप सीधा अपरिमेय संख्या एग्जाम में ऑप्शन मार के आइएगा, 100% सही होगा। लेकिन अगर पाई का मान दे दे 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7, अगर 22/7 दे दे एग्जाम में तो कभी भी इसको अपरिमेय नहीं समझिएगा। 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है,
लेकिन पाई दे देगा तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अब समझ में आ गया होगा, पाई के नीचे कुछ भी नंबर रहे लेकिन पाई का अगर निशान रहेगा, सिंबल रहेगा, तो आप हमेशा अपरिमेय संख्या इसका दीजिएगा। तो 11 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं, 0.7 रेटिंग दिया हुआ रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 7/9। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 7/9। 13 नंबर सवाल को देखते हैं, 13 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक इवन इंटीजर्स क्या होता है। तो इसके लिए इवन पूछ रहा है, सम संख्या बोल रहा है, तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा 2p, ऑप्शन डी। 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दो लगातार संख्याओं का मौसौ HCF क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि दो लगातार संख्याओं का मौसौ पूछ रहा है, तो आप कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, एक के बाद 2 आएगा, ये लगातार हो गया। या अगर आपका मन है 4 लेने का, तो 4 के बाद 5 आएगा, ये भी लगातार हो गया। कोई भी नंबर आप लीजिएगा तो हमेशा इसका HCF जो निकलेगा मौसौ वो एक ही निकलेगा। करके देख लीजिएगा आप लोग रफ में, तो इसका कितना आएगा 1। तो आप लोग सीधा ध्यान में रखिएगा, दो लगातार सम संख्या पूछे, दो लगातार विषम संख्या, सम संख्या में नहीं होगा, दो लगातार विषम संख्या पूछ ले या दो लगातार संख्या पूछ ले, तो इसका HCF हमेशा 1 होगा, सम संख्या छोड़ के। 15 नंबर देखते हैं, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का जब घातांक पूछ रहा है तो आप निकाल के देख लीजिए, 144 को इस तरह से लिख करके और 2 से कीजिएगा, 2 7 14 होगा, 2 2 4, इसको कटाते जाइए तो इसका आएगा 2 एकम 2, 2 8 16, इस तरह से 2 9 18, फिर 3 3 9। तो देखिए 2 का सिर्फ पूछ रहा है घातांक, घातांक मतलब होता है पावर। देखिए पावर कितना आएगा, तो देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, 4 ही बार 2 आया है। तो 4 बार जब 2 आया तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे 4। अब देखिए 4 बार आया तो 4 देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है सी नंबर पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर सवाल को देखते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166, उनका मौसौ क्या होगा। तो इससे पहले भी ऐसा सवाल देखने को मिला था, तो यहाँ पर सीधा लिखिए 2166, ये लिख दीजिएगा और सीधा इसको 19 से भाग दे दीजिएगा। 19 से भाग देने पर जो आ जाएगा आपका आंसर, ये तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका अगर आप करना चाहें तो एग्ज़ाम में वही चीज़ कर दीजिएगा कि सबके इकाई अंक को इकाई अंक से गुना कर दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ जो 6 दिया हुआ 2166, तो 6 यानी लास्ट में हमको 6 आना चाहिए, इकाई अंक पे क्या आना चाहिए 6। तो करके देखिए 6 आना चाहिए, तो 9 को 8 से करके देखिए, फिर 7 से और 4 से। तो जिसके भी इकाई अंक से गुना करने पर अगर आपको इकाई अंक यानी 1 प्लेस पे 6 दिख जाए तो आंसर वही दे दीजिएगा। तो इसमें आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन सी, 9 चौके 36, 9 4 जा 36। देखिए 6 आ रहा है इसमें, इसलिए ऑप्शन सी दे दीजिएगा 16 नंबर का। बाकी किसी में नहीं होगा। 9 7 जा होता है 63, 9 7 63 होता है, तो 3 आ रहा है, जबकि लाना 6 है। और 8 से भी कीजिएगा तो नहीं आएगा 9 को। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य संख्याओं का मौसौ होता है। तो अभाज्य संख्याओं का मौसौ एक ही होता है। ये भी सवाल जब भी दे दे सीधा दे दीजिएगा 1। 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या 1 होती है, 1 होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो ये जो दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा -1। 20 नंबर को देखते हैं, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका जब योग निकालिएगा तो देखिए निकालने का तरीका क्या रहेगा वो आपको बता दे रहे हैं। सीधा यहाँ लिखिएगा, ये अल्फ़ा + बीटा करके लिख दीजिएगा सीधा। तो लिखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ -14 हो जाएगा इसका, ये -14 और इसके पीछे फिर माइनस आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर लिखिएगा 5, ये किस रूप में लिखेंगे -b/a के रूप में। तो ये जगह माइनस पहले से था 14 में और ये बाहर में इसका फॉर्मूला का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ नीचे हो जाएगा 5। अब देखिए 14/5 कहीं ऑप्शन में दिख जाएगा तो सीधा उसका आंसर दे दीजिएगा। समझ में आ गया होगा आपको, -b/a करना है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -14, और पहले से फॉर्मूला में माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 5 है a का वैल्यू तो 5 दे दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर मिल रहा है आपको,
तो ये सी नंबर पे मिल रहा है 14/5। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 का पूछ रहा है, तो रूट दोनों पे चढ़ जाएगा। तो 11 पर जहाँ रूट चढ़ा तो एक आंसर प्लस में आएगा और एक आंसर माइनस में, रूट के अंदर में आएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर जो रूट में 11 हो, 11 हो और लेकिन माइनस में हो एक, और एक प्लस में हो। तो ऑप्शन डी में आ रहा है। तो 21 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। 22 को देखते हैं। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो ये रेखाएं क्या होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, प्रतिच्छेदी या संपाती। 22 का डी नंबर, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। 23 देखिए, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। रैखिक समीकरण का पूछ रहा है तो 1 होगा। रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, 1। 24 देखते हैं। यदि रेखीय समीकरण का युग्म संगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। अगर संगत रहेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा या संपाती। तो 24 का डी नंबर। 25 देखते हैं। द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 के मूल्यों की प्रकृति होती है। तो 25 नंबर का दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। तो वास्तविक और बराबर देखिए कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी में वास्तविक और बराबर हो जाएगा द्विघात समीकरण का। 25 के बाद 26 नंबर देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा 9:4, तो उनकी संगति ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ न कीजिए, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। 9 का निकल, ये इसका 9:4 है ना, तो इसका रूट चढ़ाएगा तो इसका 3 आएगा बाहर और इसका आएगा 4 का 2 कर दिए। शॉर्ट बता दे आसान तरीका, दोनों पे रूट चढ़ाएगा तो 9 का 3 निकल गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यानी 3:2 हो जाएगा। अब देखिए 26 में ऑप्शन कहाँ, 3:2, ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3:2। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर में दिया कि बिंदु -12, -18 का भुज है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, -12। शुरू में देख लिए क्या, -12, -18 मत दे दीजिएगा, -12 होगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 28 नंबर होगा, y(x) का समीकरण है। तो y(x) का समीकरण पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा x = 0। ऑप्शन बी को देखिए, x = 0। y(x) का समीकरण पूछेगा तो x = 0 हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। बिंदु 6, -5 का x नियामक पूछ रहा है। तो x का नियामक क्या हो जाएगा, शुरू में देखिए क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है प्लस में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का। 30 नंबर देखते हैं। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो मूल बिंदु का नियामक जब पूछेगा तो 0, 0 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का, 30 नंबर का, कि निम्न में से कौन मूल बिंदु का नियामक पूछेगा तो क्या दे दीजिएगा, बी नंबर 0, 0 हो जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y = 10 की जो आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा x के समांतर। तो x के समांतर ऑप्शन ए। 32 नंबर देखते हैं कि x का समीकरण है। तो x का समीकरण पूछेगा तो y = 0, y का पूछेगा तो x = 0, बस अपोजिट कर देना है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, y = 0। x का पूछेगा तो क्या देना है, y = 0, और y का पूछेगा तो x = 0। 33 नंबर देखते हैं। समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का सार्व अंतर पूछ रहा है। तो सार्व अंतर जब इसका पूछ रहा है तो इसका सार्व अंतर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सार्व अंतर, ऑप्शन बी। तैंतीस नंबर। यदि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब कोई पासा है, डाइस जो है, उसमें 1 से 6 तक रहता है। उसको जब आप फेंकिएगा तो उसमें पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देख लीजिएगा डाइस में क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक का ही अंक आ सकता है। इसमें पूछ रहा है सम संख्या गिनिए कितना है, 1, 2 और 3, यानी 2, 4, 6 मिल करके सम संख्या होती है, और 3 ही सम संख्या होती है एक पासे में। तो क्या लिख दीजिएगा ऊपर में, ये 3 हो गया
और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक पासा में कितना नंबर रहता है, टोटल 6 रहता है। टोटल कितना रहता है, 6। तो 6 क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे। समझ में आ गया होगा कि सम संख्या फिर सम संख्या 1 से 6 तक में कौन कौन आएगा, 2, 4 और 6। कितने बार आया, 3 ही बार, तो 3 ऊपर हो जाएगा। और एक पासा में 1 से लेकर 6 तक नंबर होता है, तो उस 6 को नीचे लिख दीजिएगा, कटा दीजिएगा। 3 एकम 3 और 3 दूना 6। आंसर क्या आएगा, 1/2। तो 34 नंबर का आंसर क्या होगा, 1/2, 1/2। 35 नंबर देखते हैं। 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री बराबर वाट। क्या होगा, 10 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 कुछ भी दिया रहे, इसका आंसर 1 दे दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा, 1। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये ओ नहीं है, ये क्या है, ये थीटा है। यहाँ पर क्या जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये भी ध्यान रखिए, सब फॉर्म ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा। 37 देखते हैं। किसी घटना के लिए PE + PE, यहाँ पर नोट होना चाहिए, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, दे देते हैं। P नोट नहीं है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो 37 नंबर, 37 नंबर का आंसर हो जाएगा $37 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो किसी घटना के लिए PE + P नोट नहीं रहेगा, तो ये क्या जाएगा, 1 हो जाएगा। 37 का बी नंबर। 38 नंबर देखते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, कभी भी निश्चित घटना की प्रायिकता पूछ ले, इसका आंसर होगा 1, 1 होगा निश्चित घटना की प्रायिकता। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 न्याय संगत सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष यानी चित आने, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब कितना सिक्का बोल रहा है, 2 सिक्का बोल रहा है, तो 2 सिक्का में क्या क्या आ सकता है, एक में आ सकता है हेड, तो दूसरे में भी आएगा हेड। एक में आएगा टेल, तो दूसरे में आएगा हेड। एक में आएगा हेड, दूसरे में टेल, और उसके बाद आएगा टेल टेल। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 सिक्के को उछालने पर 2 शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक ही बार आ रहा है जो दोनों में हेड आ रहा है, तो ये 1 ऊपर हो जाएगा। और टोटल कितने बार ये अटेम्प्ट हो रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो टोटल 4 हो जाएगा। तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी हेड जो हेड कितने बार आएगा, 1 ही बार आएगा, 1 बार आएगा। और टोटल कितनी घटना है, तो इसमें 4 घटना है, हेड हेड टेल और टेल टेल। तो इसको 4 घटना को नीचे लिखेंगे, और जो दोनों सेम आ रहा है जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, तो 1/4 हो जाएगा। 40 नंबर, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसे नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये नहीं पूछ ले तो 1 - P कर दीजिएगा। 1 - P नहीं होने की घटना होती है। 41 नंबर, 2 पासों को एक साथ उछाला गया हो तो दोनों, यहाँ पैसों नहीं होगा, पासों का, ठीक है ना, पासों यानी डाइस जो होता है, पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक ही संख्या आने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया कि अब 2 डाइस को लीजिएगा, फेंकना शुरू कीजिएगा, तो हो सकता है कि पहले वाले में 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाएगा, 1 3 आएगा, ऐसे करके चलती है, फिर एक में आएगा 2 2, फिर आएगा 3 3। तो यहाँ पर 2 पासों को एक साथ उछाले जाने पर पासों के ऊपरी सतह की एक ही संख्या कौन कौन आ सकता है, तो 2 पासा फेंकिएगा तो 1 1 आएगा। दूसरे बार फेंकेंगे हो सकता है 2 2 आएगा, तो दोनों सेम नंबर आ रहा है। एक बार फेंकिएगा फिर 3 3 आएगा, सेम संख्या बोल रहा है, तो ऐसा कितना आएगा, 6 बार आ सकता है, 6 6 आ सकता है एक बार, 5 5, 4 4, 3 3, 2 2। तो इस तरह से 6 लिखिएगा ऊपर, और 2 बार जब पासा को फेंका जा रहा है तो 36 हो जाएगा नीचे, स्क्वायर कर दिया जाता है, तो यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। तो 6 से कटाइए, 6 कम 6, 6 6 के 36, तो 1/6 आएगा इसका आंसर। तो 41 का क्या हो जाएगा, 1/6। यानी टोटल जो आएगा, जो बार बार नंबर रिपीट होगा वो 6 ही बार हो सकता है। और 2 पासा जब भी फेंका जाएगा नीचे 36 दे दीजिएगा, 2 पासा का जब भी जिक्र हो तो नीचे 36। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर, 2 पासों को एक साथ फेंके जाने पर दोनों पासों के ऊपरी अंक 5 आने की प्रायिकता बोला। ऊपर में अंक कितना आएगा, 5।
तो अब करके देख लीजिएगा, अभी तुरंत बताए थे तो आपको कि 2 पासा को जब भी फेंकिएगा तो नीचे सीधा पहले 36 लिख दीजिएगा। 2 पासा को जब एक बार अगर फेंकने को बोलेगा तो 6 लिखिएगा, और 2 बार फेंकने को बोलेगा तो 36 लिख दीजिएगा। अब पूछ रहा है कि 2 बार 5 आने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिएगा 5 जो है एक ही बार आ सकता है, दोबारा फिर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो 5 6 आएगा, या 1 5 आ सकता है, या 2 5 आ सकता है, ठीक है ना। तो 5 कितने बार आएगा? एक बार आएगा, इसलिए 1 ऊपर दे दीजिएगा, और 36 तो नीचे आ जाएगा, कटेगा नहीं, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 1/36, 1/36। 43 नंबर देखते हैं 43। आंकड़ों यहाँ दिया हुआ आंकड़े 5 4 13 ये सारे का दिया हुआ बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक किसको बोलते हैं कि लाइन देख लिया, इस लाइन में जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आया होगा, कोई भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही कहलाता है बहुलक। तो देखिए 9 सबसे ज़्यादा बार आया, इसलिए बहुलक क्या होगा? 9। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आंकड़ों 12 17 ये सब सारा नंबर दिया हुआ, परिसर पूछ रहा है। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और उसको क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से घटा देते हैं, तो वही परिसर निकल के आता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 81, 81। सबसे छोटी संख्या होगा 12। तो सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या में घटा दीजिए, तो कितना आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 81 और माइनस में हो जाएगा 12, तो इसको घटा लीजिए, 9 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 6, 69। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 69। तो परिसर समझ में आ गया होगा। परिसर बोलते हैं सबसे बड़ी संख्या जो लाइन में आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको देख लेना है, और जो सबसे छोटी संख्या रहेगी बस सिर्फ उसको घटा दीजिएगा, आपका परिसर निकल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है 45 की प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य पूछ रहा, माध्यक पूछ रहा, माध्य नहीं माध्यक पूछ रहा है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3, फिर होगा 5 7 और 11। इसका पूछ रहा है माध्यक। तो इसका माध्यक निकाल लीजिए, कैसे निकालिएगा ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल n बराबर कितना है? 5 है। 5 में 1 जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग दीजिएगा, तो 6 हो जाएगा, 6/2। तो तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? 5। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक कितना हो जाएगा? 6। अगला सवाल को देख लेते हैं 46 नंबर। 12 और 25 का समांतर माध्य कितना होगा? तो माध्य इस एवरेज को बोलते हैं, मतलब दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, 12 को और 25 को, दोनों को जोड़ने के बाद कितना बार आया? एक इधर 12 इधर 25 है, यानी नीचे 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए, 5 2 7 और 2 1 3। 2 से भाग देने पर कितना आएगा? 18.5 करके देख लीजिएगा। 18 दूना 36 है, 0.5 इसका आएगा, 37 है, तो 18.5 आ जाएगा। 12 और 25 का माध्य निकालें। माध्य कैसे निकालते हैं कि जितना भी नंबर दिया हुआ रहेगा सबको जोड़ दीजिएगा, और देखिए कितने बार आया। तो 12 एक बार आया और 25 एक बार, तो एक एक कितना हो गया? 2, नीचे 2 दे देंगे, तो इसका आंसर आएगा 18.5। 47 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक 8.9 दिया हुआ है एवं माध्यिका दिया हुआ है 9, तो बहुलक बोल रहा है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यक बोलिए, माध्यिका, और फिर माइनस हो जाएगा 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा। तो 3 को गुना कर दीजिए 9 से, माध्यिका कितना दिया हुआ? 9, और माइनस 2 को कितने से गुना करेंगे? 8.9 से। तो जब इसको गुना कीजिएगा 2 को 8.9 से और 3 को 9 से, 3 नमा होता है 27, 27 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 2 नमा 18, 2 8 16, 1 17, 17.8 होगा इसका। अब इसको क्या कीजिएगा कि इसको आप घटा दीजिएगा। जब घटाइएगा तो 9.2 आएगा। कितना आएगा घटाने के बाद? 9.2। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 9.2। सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना, कोई भी नंबर देगा इस पर सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो जब भी अगर पूछेगा बहुलक का फॉर्मूला, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले कोई भी नंबर हो उसको असेंडिंग ऑर्डर पे लिख दीजिएगा। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या है? 3 है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 5, फिर आएगा 6 7 8 9 10 12।
टोटल 8 नंबर हो जाएगा। और जब भी अगर कभी n बराबर 8 यानी इवन नंबर निकल जाए तो ऐसे कंडीशन में कीजिएगा क्या कि दाएं तरफ से चौथे नंबर को और बाएं तरफ से चौथे नंबर को यानी फोर्थ नंबर जो प्लेस पे आएगा उसको देख लीजिएगा क्या करना। तो सबसे पहले देखिए कि दाएं से देख चलिए, दाएं से क्या हो जाएगा 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, फोर्थ नंबर पे 8 आ रहा है। और लेफ्ट साइड से बाएं तरफ से आ रहा है चौथे नंबर पे 7। 8 और 7 को जोड़ दीजिए, 8 7 कितना हो जाता है 15। 15 को 2 से भाग दे दीजिएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 7.5। आंसर क्या आ जाएगा 7.5। तो क्या बताएं, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर पे ले लीजिएगा यानी आरोही क्रम में, और फिर जितना भी अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या के लिए बता रहे हैं, मतलब 8 आ गया यहाँ पर या 6 आ जाता तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा उसका हाफ कीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए दाएं तरफ से 4 और बाएं तरफ से 4 जो भी नंबर मिल जाए दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 49। 49 नंबर देखते हैं, 8 7 12 15 ये सब दिया, इसका माध्य दिखा। अब देखिए इसको गिनिए कितने बार, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर पे ले लेते हैं। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, उसके बाद 8 9 10 11 फिर 12 और फिर 15, ये नंबर हो गया। अब देखिए गिनिए इसको कितने बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी n बराबर कितना निकल के आया 7। वहाँ 8 निकल के आ रहा था, यहाँ 7 है, तो 7 में वैसा नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है +1/2। तो क्या करेंगे 7 1 8 होता है, 8/2, 2 से कटाएंगे तो 4। चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहा है 10 यानी 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। आप इसको दाएं तरफ से गिनिए या बाएं तरफ से गिनिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 ही आएगा। दाएँ से भी 10 आएगा, बाएँ से भी 10 ही आएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, ये किस में आएगा, जिसमें ऑड नंबर आएगा। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है, मानक विचलन, ऑप्शन डी हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का उत्तर। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 दिया हुआ रहेगा तो x का मान मांग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि सबसे पहले सबको लिख दिया 3 + 4 + 5 + 17 + x, ये सबको लिखने के बाद नीचे में लिख दीजिए कितना बार ये आया। तो देखिए 1 2 3 4 5, नीचे 5 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा ऊपर के नंबर सबको जोड़ दीजिए और 5 को 6 से गुना कर दिए, 5 6 के होता है 30 और सबको जोड़े 4 3 7, 7 5 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा, तो 12 और 7 हो जाता है 19, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29, 29। तो 29 + x = 30। अब 29 को 30 की तरफ ले आकर के सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, प्लस में है तो 30 में 29 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए। घटा के देख लीजिए, 30 में 29 को घटाइएगा तो कितना आएगा 1। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 16 का मिलान चिन्ह क्या होगा। मिलान चिन्ह जो बारंबारता समय बनाए होंगे आप लोग, तो 16 के लिए 16 के लिए तो कैसे बनता है 1 2 3 4, अब 5वां नंबर कट जाता है तो ये 5 हो गया। फिर 1 2 3 4, ये 5वां नंबर कट गया 10 हो गया। फिर इसको करते जाइएगा, ये हो गया 15 और 1 16। तो इस तरह का ऑप्शन जहाँ एग्जाम में दिख जाए वही आंसर हो जाएगा। और ये 4 के बाद 5वां ऊपर से कट जाता है तो 5 + 5 + 5 15 हो गया, + 1 16। 53 नंबर देखते हैं, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 1 इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 6 वर्ग इकाई हो जाता है या 6l²। एग्जाम में ये नंबर दिया हो रहा है 6l² रहेगा, ये 6l² रहे या 6 वर्ग इकाई रहे, जो भी रहेगा उसी को आंसर में दे दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं 54 नंबर, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r हो तो इसका आयतन होगा। तो आयतन इसका फॉर्मूला बैठा दीजिएगा 1/3 πr²h। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। एकदम फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है फार्मूला। 55 नंबर देखते हैं, r त्रिज्या के गोले का आयतन होगा। तो r त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो इसका आयतन पूछ रहा है, फॉर्मूला जाएगा 4/3 πr³, 4/3 πr³। 56 नंबर देखते हैं, यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन पूछ रहा है। यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत छप गया, तो यहाँ पर देख लिया घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है तो L × B × H। देखिएगा एग्जाम में या तो ऐसे करके दिया रहेगा LBH एक साथ, या बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, दोनों में से एक ही देगा एग्जाम में, जो भी देगा एक ही आंसर होगा, L × B × H रहे
या LBH जो भी रहेगा आप वही आंसर दे दीजिएगा। 57 नंबर, दो वृत्त की परिधियों का अनुपात दिया हुआ है तो उनका क्षेत्रफल मांग रहा है। तो क्षेत्रफल जब भी मांगेगा तो सीधा इसका स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आसान तरीका ये बता दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 7 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो एक घड़ी के मिनट वाली सुई की बात कर रहा है तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिएगा। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 होता है। तो ऊपर में लिख दीजिएगा 360, 360। 1 डिग्री कंप्लीट हुआ। 1 मिनट का 60 सेकंड होता है, इसको कटा दीजिएगा, आएगा कितना? 6 आएगा। अब 7 मिनट में पूछ रहा है तो 6 जब आया तो 6 को कितने से गुना करेंगे? 7 से। 7 मिनट में बोल रहा है तो 6 7 कितना होता है? 42। 6 से 1 जा 42। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 42। तो 58 नंबर का हो जाएगा आंसर 42। 59 देखते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसके अर्ध, इसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? R बराबर 2 + पाई। इस फॉर्मूला पे आप इसको पुट करके बैठा के देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा। R का मान, त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ? 7, और यहाँ पर 2 + पाई का मान होगा 22/7। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 36। फॉर्मूला आपको लिख दिए, आप इस पर करके देख लीजिए। 60 नंबर, यदि D एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये तो आसान है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πd²/4 वर्ग इकाई। 60 नंबर का आंसर हो जाएगा πd²/4 वर्ग इकाई। अगले सवाल को देखते हैं। 61 नंबर, 1 + cot², ये 0 नहीं है, ये थीटा है। जहाँ पर O की तरह दिख रहा है वो क्या है? थीटा। तो 1 + cot² थीटा का मान क्या होगा? तो cosec² थीटा होता है। क्या होता है? cosec² थीटा। 62 नंबर, 62 नंबर है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया। कह रहा है कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कहीं पर कुछ नहीं दिया, सिर्फ स्पर्श रेखा कितनी खींचा, तो खींचते जाइए बैठ करके। 1 2 3, यहाँ सट के जाएगा 3 4 5 6 7 8, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अनंत हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट, जितना चाहे इतना खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो अनंत, अनगिनत, जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। एक और सवाल देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? देख लेते हैं सबसे बड़ी जीवा क्या होगी। एक वृत्त हो गया, इस पर क्या होता है? बीच में एक सेंटर होता है। ये सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा होती है ना, इसी को बोलते हैं व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर से बड़ा कोई भी रेखा वृत्त में नहीं होता है। आप चाहे जहाँ पर बना लीजिए, वृत्त के अंदर सब छोटा ही बनेगा, इसलिए सेंटर से जो भी जाएगा तो उसको बोलते हैं व्यास। अब व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। 63 के बाद 64, 64 नंबर देखते हैं। दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो ये क्या होता है? सर्वांगसम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो 64 का हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। 65 नंबर देखते हैं। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको छेदक बोलते हैं। 66 नंबर, यदि वृत्त की बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? सिंपल सा सवाल है कि कोई भी अगर यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसके बाहर एक बिंदु दे दीजिए और बोला इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा सवाल अगर आ जाए कि बाहरी बिंदु से, तब ये अनंत नहीं होगा। बाहरी बिंदु से केवल 2 ही खींचा जा सकता है। कितना खींचा जाता है? 2, जो इसको स्पर्श करेगा। समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त को अगर हम वृत्त ले लेते हैं और उसको बाहरी बिंदु से अगर टच करेंगे तो एक बार ऊपर से जाएगा और एक बार नीचे से। ठीक है ना, तो 2 ही बार इसको टच करते हुए जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं बोले कि बाहरी बिंदु से, सिर्फ बोलेगा कि बाहरी वृत्त के बाहर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वो अनंत होगा। लेकिन जहाँ बिंदु दे देगा तो वहाँ 2 दीजिएगा। दोनों तरह का सवाल इसमें बता दिए हैं। 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो सेक 60 डिग्री के बराबर कौन हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री। इसका हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिएगा आप, जो भी दिया रहेगा एग्जाम में, लेकिन कॉसेक
30 डिग्री होगा। 68 नंबर देखते हैं, cos a इंटू 10a बराबर क्या होता है? तो cos a इंटू 10a बराबर जो होगा आपका क्वेश्चन 68 का वो होगा sin a। क्या हो जाएगा? sin a होता है। अब देखिए ऑप्शन जहाँ पर भी रहेगा वहाँ देख लीजिएगा sin a। 69 नंबर देखते हैं, सेक थीटा, जहाँ जहाँ पर ये ओ की तरह दिख रहा है उसको थीटा आप लोग कर लीजिएगा, ये थीटा है। तो लिखा हुआ कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। 69 नंबर का हो गया आंसर। 70 को देखते हैं, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो cot ब्रैकेट अंडर 90 डिग्री माइनस ए 10a होता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos ब्रैकेट अंडर 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर sin a होता है। क्या होता है? sin a। 72 नंबर देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है कि sin ब्रैकेट अंडर 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? तो ये cos a होता है। इस तीनों में एक कोई ना कोई मतलब सिटिंग में एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता ही है, आप लोग इस पर ध्यान दे दीजिएगा। तो इस तरह से 1 से लेकर के 72 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को बताया, आप लोगों का जो बना होगा पढ़ा हुआ होगा तो आसानी से आप लोग बना दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन यही सब देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना करके लाऊंगा, देखते हैं कितना उसमें लड़ता है। इसमें तो बहुत हद तक लगने की संभावना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।